मॉर्निंग फ्रेंड्स, फिर से हम लोग हाजिर हैं आज बायो के इस नए सेशन में। पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा, पे हल्ला नहीं करोगे बच्चों। पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था एग्रीकल्चर से जुड़े हुए कई चीज़ों को, और साथ ही साथ हम लोग लिविंग्स के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पे एक सामूहिक डिस्कशन किया था। क्या कोई दिक्कत आ रही है क्या? आज हमारा जो सेशन होने वाला है ये बायो का ही एक सेशन है, और इसे बायो में एक तरह से एग्रीकल्चरल सेक्टर कहा जाए तो अच्छा रहेगा, एग्रो बायो कहा जाए इसे तो बेहतर रहेगा। तो इसकी ज़रूरत हमें क्यों है और क्यों इसके बारे में हम लोग जानना चाहते हैं। इस पर एक दिलचस्प सेशन अभी चलने वाला है। हम लोग इस पर खूब सारा अभी थीसिस देने वाले हैं, बातचीत करेंगे और जानेंगे कि दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो है एग्रीकल्चर, जो सबसे बड़ा सेक्टर है हमारे जीवन का, जीने का, वो क्यों पिछड़ते जा रहा है, किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है इस सेक्टर को। ये प्राइमरी और कोर सेक्टर का ये हिस्सा है, क्या दिक्कतें आ रही है इस पर हम लोग ढेर सारा आज बातचीत करेंगे। तो इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं आज एग्रीकल्चर के बारे में हमने पिछले क्लास में एक चर्चा की थी। तो एग्रीकल्चर जैसे शुरू किया था तो हम लोगों ने देखा था सबसे पहले क्रॉप्स के बारे में। तो आपको हमने बताया था जब एक पौधे को लगाते हैं हम किसी भी जगह पे, स्पेसिफिक जगह पे, तो उसे प्लांट कहते हैं। और एक ही तरह के पौधे एक लार्ज स्केल पर किसी क्षेत्र में लगाते हैं, उसे क्रॉप्स कहा जाता है। कई तरह के क्रॉप्स हम लोग लगाते हैं, और दुनिया में ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पर मानव समुदाय रहता हो। शायद ही ऐसी कोई जगह होगी जहाँ पर खेती ना होती हो। एक दो एक्सेप्शनल जगह है, जैसे सिंगापुर वगैरह, जापान वगैरह, वहाँ पर काफ़ी कम मात्रा में 1-8% में खेती होती है। लेकिन जीवन जीने के लिए वो लोग भी, जहाँ पर भी खेती होती है वहाँ से अपने ज़रूरत की सामग्रियों को उपलब्ध करते हैं, लेते हैं, व्यापार करते हैं। तो कुल मिलाकर ये कहा जाए कि ये हमारे जीवन जीने का सबसे आधारभूत चीज़ है एग्रीकल्चर। इसी के सहारे हम लोग अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं, हमारा ग्रोथ होता है। पिछले सेक्शन में हम लोगों ने देखा था कि न्यूट्रिशन जो है वो पूरा का पूरा एग्रीकल्चर पे ही टिका हुआ है। हम लोग जो भोजन करते हैं वो सब का सब इसी सेक्टर से जनरली आता है, चाहे वह डायरेक्टली आए या इनडायरेक्टली आए, सब हमारे इसी सेक्टर से आएंगे। तो क्रॉप्स के बारे में चर्चाएँ हुई थी। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर एंड ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर। इस टॉपिक पे जाने से पहले ज़रा सा हमें अपने फिजियोग्राफी के बारे में देखना पड़ेगा। दुनिया तेज़ी से बदलती जा रही है, और इस द्रुत गति से बदलती हुई दुनिया में अभी हमारी आबादी लगभग 700 से 800 करोड़ के पास पहुंचने वाली है। ये सिर्फ हम अपने भारत की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि पूरे विश्व के मानव समुदाय की बात कर रहे हैं। अगर हमारा ह्यूमनोग्राफी किया जाए, मानव का जनसंख्या का एक लेखा जोखा तैयार किया जाए, लगभग हम लोग 800 करोड़ के पास पहुंच चुके हैं। इतनी विशाल का आबादी के लिए ज़रूरी है कि फूड उपलब्ध हो पाए, भोजन की सामग्रियां उपलब्ध हो पाए। और आपको पिछले क्लास में हमने बताया था कि लगभग इसमें से 20 से 40 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनको भोजन भी सही से नसीब नहीं होता है। आखिर किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जिसके कारण लोगों को सही तरीके से, समुचित तरीके से भोजन नहीं मिल पा रहा है। बड़ा ही चिंताजनक विषय है ये। तो जनसंख्या जैसे ही बढ़ती है वैसे ही फूड का डिमांड भी बढ़ता है, और फूड के डिमांड बढ़ने के अनुसार सप्लाई सही से हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। यही कारण है कि हमें भूखमरी वगैरह का समस्या का सामना करना पड़ता है। आए दिन आप काला बाजारी जैसे समस्या से जूझते हैं। आप कभी कभी देखते होंगे अपने मार्केट में, कभी दाल का दाम अचानक से उछाल मार देता है, कभी प्याज इतने महंगे हो जाते हैं कि आपको आंसू आने लगते हैं आँखों में। प्याज के कारण ऐसे भी आंसू आते हैं। प्याज में सल्फ़र पाया जाता है, तो सल्फ़र के कारण आपके आंखों में आंसू भी आता है। एकमात्र ऐसा सब्जी जिसे काटने पर आप खुद रोएंगे। ठीक है, तो बड़ा ही दिलचस्प चीज़ है ये। इसे हम लोग कांदा भी कहते हैं। तो कभी कभी आप देखते हैं तेल के भाव में अचानक से उफान आ जाती है। क्या कारण है कि ऐसे ही हमारे खाद्य पदार्थों और हमारे फूड आइटम सब का अचानक से दाम बढ़ जाता है। ये काला बाजारी और विभिन्न तरह के समस्याओं के कारण होता है। और ये काला बाजारी होने का मुख्य कारण है कि कुछ लोगों की ज़रूरतों को पूरा करना, साथ ही साथ डिमांड और सप्लाई के चेन को बनाए रखना है ये। ठीक है, फिर हमारा ये क्या करेगा, तब आखिर क्यों आज का ये टॉपिक हमने लिखा है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के बारे में और ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर के बारे में। तो हम लोग
कई बार देखते हैं टीवी वगैरह पे ऑर्गेनिक फूड आइटम्स के बारे में खूब सारा प्रमोट किया जा रहा है अभी बदलते परिवेश में। आजकल आप लोग देख रहे हैं पिछले समय में जो खेती होती थी और आज जो खेती होती है उस दोनों में अंतर आपको दिखता होगा। पहले वाले खेती को हम लोग ट्रेडिशनल मेथड का खेती करते थे। ये ट्रेडिशनल मेथड था, बड़ा ही अनोखा मेथड था। इसमें जब मिट्टी की खुदाई करनी होती थी तो हम लोग बैलों का सहारा लेते थे, ठीक है। इसके अलावा हल के सहारा लेते थे, फाड़ का सहारा लेते थे, ठीक है। लकड़ी का बना हुआ आइटम सब होता था। अच्छा, हमें अगर बीज बोने होते थे तो इसमें हमारे मज़दूर भाई बहन सब, अभी भी गांव सब में जब भी कभी बीज वगैरह बोना होता है तो सुबह सुबह आप अपने आसपास के क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में ये देखेंगे कि महिलाएं और पुरुष जो होंगे वो जाएंगे और जाकर बीज बोते हैं। उसके बदले में उनको पैसे मिलते हैं। तो मज़दूरों के द्वारा बीज बोए जाते थे। कुछ लोग अपने से भी, छोटे छोटे खेतों वाले अपने से भी बीज बो लेते थे। जिनके पास बहुत ज़्यादा खेत होता था वो अकेले नहीं बो पाते हैं बीज, तो मज़दूरों के सारे बीज बोते थे। इसके अलावा सिंचाई के लिए अगर देखा जाए तो उस समय सिंचाई के लिए क्या व्यवस्थाएं थी, तो पुराने ज़माने में सिंचाई के लिए कुआं हुआ करता था। इसके अलावा नहर हुआ करता था, छोटे मोटे नहर, ठीक है। और इसके अलावा नदियाँ हुआ करती थी और सबसे ऊपर बारिश का पानी हुआ करता था, ठीक है। अगर कभी कभी बारिश नहीं होती थी तो लोग इंद्र भगवान की दुआई देते थे। हमारा धर्म जो है ना वो बड़ा ही अलग टाइप का धर्म है। हम लोग सब चीज़ों में भगवान को श्रेय या दोष देते हैं। अगर कुछ अच्छा हो जाता है तो हम लोग तुरंत कहते हैं हे भगवान आपने बहुत अच्छा काम किया, धन्यवाद आपको, सब आपकी कृपा है। ये हमारी आस्था है, ये हमारी विश्वास है। अगर किसी तरह का कुछ गड़बड़ होता है तब भी हम भगवान को ही ब्लेम करते हैं, हे भगवान ये क्या कर दिया आपने। यानी कुल मिलाकर हम अपने धर्म के प्रति सहिष्णु हैं। हमारी आस्था इस प्रकार की है कि हम लोग, अगर अच्छाई होती है तब भी, अगर कुछ किसी तरह का अनहोनी होता है तब भी हम भगवान के साथ जुड़े रहना पसंद करते हैं, ठीक है। तो बारिश पहले ज़माने में अगर नहीं होता था तो लोग तरह तरह के प्रयत्न के द्वारा बारिश के देवता यानी भगवान इंद्र को मनाते थे, पूजा करते थे और तब जाकर बारिश हुआ करती थी। आपने सुना होगा गोवर्धन पर्वत वाला बात। एक बार कृष्ण जी ने बोला कि वहाँ के आसपास के इलाकों में ठीक से खेती नहीं हो पा रही थी। लोगों से पूछा तो लोगों ने बोला कि आज पूजा करनी है। किसकी पूजा करनी है? तो आज भगवान इंद्र की पूजा करनी है। भगवान कृष्ण ने क्या कहा कि चलिए हम पहले अन्न की पूजा करेंगे, अन्न को उपजाएंगे, इनकी पूजा तो बाद में भी हो जाएगी। भगवान इंद्र जो है वो कुपित होकर इतनी बारिश करवाए कि पूरा का पूरा इलाका जलमग्न हो गया था। उस पर आपने चर्चाएं सुनी होगी। ये किंवदंती, ये कहानियाँ आपके धर्म में बहुत प्रचलित है, जिसमें उन्होंने एक पर्वत को अपने उंगली पर उठा लिया था और तब जाकर वहाँ के आसपास के इलाके के लोगों की रक्षा की थी। तो बारिश के देवता देवराज इंद्र है, जिसके बारे में ऋग्वेद वगैरह में भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो उन्हीं के सहारे ये खेती टिका हुआ था। अच्छा, सिंचाई की तो ये व्यवस्था थी। और देखते हैं इसमें कीटनाशी का भी प्रयोग किया जाता था, ठीक है। कीटनाशी कहने का तात्पर्य है जब आप खेतों में फसल लगाते हैं तो कुछ ऐसे जीव है जो ऑटोमेटिकली मेहमान की तरह आपके घरों में पहुंच जाएंगे, आपके क्षेत्रों में पहुंच जाएंगे, ठीक है। जैसे मेहमान के आने का कोई तिथि नहीं होता। देखते हैं आप क्या लिखते हैं, अतिथि। एक फिल्म भी है अतिथि तुम कब जाओगे, ठीक है, देखना ज़रा सा, बहुत ही मज़ेदार मूवी है वो, ठीक है। उसमें वो गेस्ट आ जाते हैं, उसके बाद फिर वो लगातार उसका पीछा छोड़ते ही नहीं, अंत में बेचारा तंग आ कहता है आप कब जाइएगा। बड़ा ही दिलचस्प फिल्म है। तो अतिथि यानी आपके आने का कोई टाइमिंग नहीं, अचानक से आ जाएंगे, अरे फूफा जी आप आ गए, आपको खुशी होगी, लेकिन अंदर से क्या हो रही है ये तो आप भी जान रहे हैं। तो ऐसे ही ये भी हैं, अतिथि हैं, फसलों को ख़राब करने वाले, ठीक है, आपके पूरे के पूरे मूड को ख़राब करने वाले। तो ऐसे कीट पतंगों को, ये जो कीड़े मकोड़े होते थे पुराने ज़माने में, ये फसलों को एक ही बार में चढ़ जाया करते थे। तो ऐसे चीज़ों से बचने के लिए लोग खेतों में नीम, ठीक है, इसके अलावा तुलसी, इन सब का छिड़काव करते थे। और भी जो औषधीय पौधा होता था उसके पत्तियों को उसमें डाला करते थे। गाय के गोबर वगैरह दिया करते थे ताकि कीड़ा वगैरह ना लगे। अगर कटाई की बात होती थी तो कटाई में वो लोग फिर मज़दूरों का सहारा ही लेते थे। मज़दूर के सहारे ही खेती ज़्यादातर हुआ करती थी। इसके अलावा तैयारी जब होती थी खेतों के अन्न की तो इसमें भी घरेलू महिलाएं, पुरुष, घरेलू व्यक्ति इसमें काम करते थे। और
अनाज को हम लोग मंडी तक पहुंचाते थे। तो ये एक प्रोसेस था ट्रेडिशनल, ये जो ट्रेडिशनल मेथड था खेती का, इसमें यही सब चीज़ें थी। आज का खेती बिल्कुल बदल चुका है। आज मैं एक व्यक्ति से मिला, वो डॉक्टर साहब थे, वो पटना से आए हुए थे और हमसे मिलने के लिए आए हुए थे। उन्होंने बड़ा ही दिलचस्प बात बोला कि सर आपको क्या बताएं, हम डॉक्टर हैं और हम सर एग्रीकल्चर के क्षेत्र के डॉक्टर हैं, यानी कि हम एग्रीकल्चर पे शोध करते हैं सर। हमारी बीवी एक कद्दू खरीद के लाई थी और कद्दू को उसने क्या किया, फ्रिज में रख दिया और 1-2 दिन के लिए वो चली गई किसी काम से, अपने मायके गई। 2 दिन बाद जब वो आती है और फिर से फ्रिज खोल कर देखती है, जबकि उस कद्दू को हम बना चुके थे। 2 दिन बाद आती है, ठीक है, अच्छा सॉरी बनाए नहीं थे वो कद्दू उसी में रखा हुआ था। 2 दिन बाद आती है तो वो पूछती है, जो आप क्या फिर से कद्दू खरीद के लाए थे क्या? तो पति बताते हैं कि नहीं, हम उसको खरीद के नहीं लाए हैं फिर से, तो हमने तो लाया था 1 केजी का कद्दू, यहाँ पर रखा हुआ है 2.5 केजी का कद्दू। तो बाद में जब उसको लैब में वो लेकर गए पटना में, वहाँ से वो निकले और उनको जाना था भागलपुर का सबौर विश्वविद्यालय जाना था। भागलपुर में कृषि या सब यही कहीं, हमको पता नहीं कहाँ पे है, सबौर में है, तो भागलपुर में पड़ता है। तो वहाँ वो विश्वविद्यालय उस कद्दू को लेकर गए और उसकी जब परीक्षण की गई तो उसमें एक इंजेक्शन इंजेक्ट किया गया था, जिसके सहारे उसका ग्रोथ को और ज़्यादा बढ़ाया गया था। तो दुनिया किस प्रकार से बदल रही है ये आप देख रहे हैं। अभी आपने देखा होगा बड़े बड़े साइज़ के बैगन वगैरह देखे होंगे, बड़े बड़े मूली देखे होंगे, गाजर के अलग अलग वैरायटी देखे होंगे, यहाँ तक कि प्याज का वाइट वर्जन। हम बाज़ार में घूम रहे थे, देखते हैं उजला वाला प्याज, देखते हैं, देख कर लगा यार ये तो अंडा रखा हुआ है, ठीक है। तो डिमांड इस कदर से बढ़ रहा है, इतना ज़्यादा बढ़ रहा है कि सामान में वेरिएशन आपको ऐसे ऐसे दिखेंगे जिसको आपने उम्मीद भी नहीं किया होगा। आपके उम्मीद से बिल्कुल ऊपर चल रहा है ये दुनिया, ठीक है। अलग अलग सब्जियों की आपको जितने वैराइटीज़ आप खोजेंगे सब मिलेंगे आपको। बैगन में ही अलग अलग कलर के, लगभग हमको लग रहा है 4 से 5 कलर के बैगन आपको मार्केट में मिल जाएंगे, ठीक है। गोभी भी अभी भी मिलेगा, पूरे सालों भर आप जिस सब्ज़ी की खोज करेंगे ये मिलेगा। ये बताता है कि साइंस कितना तरक्की कर रहा है और किस प्रकार से हमारा जो ये खाद्य आइटम है ये अपने आप में सुधार ला रहा है, इनोवेशन ला रहा है। तो ये आप ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, इसको आप लोग ऑनलाइन भी देख लेंगे, यूट्यूब पे भी। आगे बढ़ते हैं, इसमें ट्रेडिशनल पे हम लोग अभी चर्चा कर रहे थे कि परंपरागत जो पिछली खेती थी वो किस प्रकार की थी और अभी वाली खेती में क्या अंतर आया है। हमारे नए जो मॉडर्न तरीके आ गए हैं, न्यू वे ऑफ एग्रीकल्चर अगर देखा जाए तो हमने अभी पहले देखा था ट्रेडिशनल मेथड ऑफ एग्रीकल्चर के बारे में, जिसमें हम सभी चीज़ों के लिए आधारित थे अपने आसपास के लोगों और जीव जंतुओं पर। अब हम देखने वाले हैं न्यू वे ऑफ एग्रीकल्चर के बारे में। अब अभी जो हम लोग वर्तमान समय में एग्रीकल्चर कर रहे हैं, ये पुराने परिदृश्य में जिस प्रकार का एग्रीकल्चर था उससे पूरा का पूरा अलग हो चुका है। जहाँ हम लोग पहले मज़दूरों का सहारा लेते थे खेती करने के लिए, तो मज़दूरों की जगह अब मशीनरी आइटम्स आ गए हैं, ट्रैक्टर वगैरह आ गया है और भी तरह तरह के हाईली साइंटिफिक इक्विपमेंट्स आ गए हैं, जो बताता है कि हमारा एग्रीकल्चर और भी सुदृढ़ होते जा रहा है। साथ ही साथ हम लोग हाथों से बीज को बोते थे, अब बीज बोने के लिए भी मशीन वगैरह आ गए हैं, जो कि इन बातों का ध्यान रखते हैं कि बीज को कितने सेंटीमीटर पर बोना चाहिए और उसका क्या एक लेंथ होना चाहिए, वो सब चीज़ पर भी ध्यान रखा जाता है। और इसके अलावा हाई फाई टेक्नोलॉजी वाला सिंचाई का भी सिस्टम आ गया, ड्रिप इरिगेशन सब देखते हैं हम लोग। पहले ज़माने में हम लोग कुएँ और वर्षा पर आधारित हमारा सिंचाई रहता था, आजकल हम लोग ड्रिप और ड्रॉप इरिगेशन देखते हैं, जिसके सहारे जिस पौधे को जिस मात्रा में पानी की ज़रूरत रहती है वो उतना ही पौधा में पानी दिया जाता है, ताकि उसका एक्चुअल ग्रोथ अच्छे से हो सके। इतना ही नहीं, हाई यील्डिंग वैरायटी के सीड्स आ गए हैं मार्केट में, तरह तरह के वो तमाम पौधों के बीज आ गए हैं, जिसे आप जिस सीजन में लगाना चाहें डिजीज फ्री और हमारे आसपास के माहौल के अनुसार अपने आप को एडेप्टेबल वो अपने आप को बना सकते हैं। ऐसे बीज आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएंगे, जो यह बताता है कि हमारा जो एग्रीकल्चर है वो दिनों प्रतिदिन और भी डेवलपमेंट की ओर जा रहा है। प्रयास जारी है कि किसी प्रकार से इस सेक्टर को ऊपर उठाया जाए, ताकि हमारा ये जो भोजन वाली समस्या है ये हम पूरे संपूर्ण विश्व के व्यक्तियों को देखना ना पड़े। आज हमारे मार्केट में हर वो चीज़ हम जिस समय चाहेंगे उस समय वो मिल सकता है, क्योंकि उसकी पैदावार अब हम किसी भी मौसम में कर सकते हैं और यह
देन है हमारे वैज्ञानिकों का, जिन्होंने दिन रात इस पर मेहनत किया है। नए नए क्वालिटी के हाइब्रिड वैरायटी के बीज सब तैयार किए हैं, जो हमें ज़रूरत के सारे आइटम्स प्रोवाइड करवाते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि एजुकेशन और एग्रीकल्चर दोनों को एक साथ मिलाया गया है। जब जब एग्रीकल्चर के साथ एजुकेशन मिलेगा तो और भी खेती को प्रमोट होगा और भी प्रमोशन मिलेगा उसको। पहले ज़माने में लोगों के अंदर यह अवधारणाएं थी कि जो व्यक्ति पढ़ाई नहीं करेंगे वो सभी के सभी खेती करेंगे और खेती को तुच्छ चीज़ माना जाता था। आज स्थिति यह है कि युवा भी अब इस क्षेत्र में हाथ डालने से परहेज़ नहीं कर रहे हैं। नए नए इनिशिएटिव के तहत युवा अब शिक्षा लेकर तरह तरह के नए नए चीज़ों की खेती करते हैं और करोड़ों का मुनाफा कमा रहे हैं। आपके बेगूसराय में ही अब सेब की खेती की जा रही है, जबकि सेब के लिए हमारे यहाँ का इन्वायरमेंट सूटेबल नहीं है, फिर भी वो उस तरह का इन्वायरमेंट उस जगह पर आर्टिफिशियल रूप से बनाकर यह साबित कर रहा है कि एग्रीकल्चर किसी भी चीज़ का अब आगे मोहताज नहीं रहेगा। आपके आसपास के इलाके में मशरूम की खेती हो रही है, आसपास के इलाकों में आपके पिपरमेंट की खेती हो रही है, गुलाब की खेती हो रही है, गेंदा की खेती हो रही है, तुलसी की खेती हो रही है, जो यह बताता है कि एग्रीकल्चर का प्रारूप बदल रहा है युवाओं के सोच के अनुसार। अब युवा भी इसमें हस्तक्षेप करने को तैयार है, जो एग्रीकल्चर को एक नई ऊर्जा प्रदान करने की ओर ले जा रहा है। ये तो रही नए तरीके के एग्रीकल्चर की बातें, कटाई से लेकर बुआई और उसके तैयारी से लेकर अनाज को रखने तक का सारा साइंटिफिक चीज़ें हैं, जिसके बारे में हम लोग स्टेप बाय स्टेप आगे पढ़ाई करेंगे। अब चलते हैं सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की ओर कि ये है क्या। इस टॉपिक पर हम सबसे शुरुआत में हमने इसके बारे में लिखा था, अभी तक इस पर डिस्कशन किया ही नहीं है। तो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर किस प्रकार का एग्रीकल्चर है, इस पर देखेंगे। तो इसके दो तीन चीज़ें हैं इसके अंदर। सबसे पहले इसमें हमको ये देखना होता है कि हम जिस चीज़ की कल्टीवेशन कर रहे हैं उसमें मैक्सिमम मात्रा में हमें वो चीज़ प्राप्त हो रहा है या नहीं। अगर हम गेहूं की खेती कर रहे हैं तो हमारा मुख्य उद्देश्य यह होना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में हमें गेहूं मिल पाए, यानी हम प्रॉफिट में रहें। दूसरा, हमारा इन्वायरमेंट को वो जीरो हार्म पहुंचाए, यानी कि इन्वायरमेंट के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो हमारे इन्वायरमेंट के लिए वो बिल्कुल अच्छा हो, इको फ्रेंडली हो, एक तरह से कहा जा सकता है इसको, इको फ्रेंडली हो। साथ ही साथ यह भी कहा जा सकता है कि हम नेचुरल रिसोर्सों का उपयोग कर कर जितना ज़्यादा खेती को और बढ़ावा देंगे। इस तरह की खेती में एक चीज़ का हम यहाँ पर अभी जिक्र नहीं कर पाए थे, क्योंकि अभी आगे हमको इसके बारे में और भी चीज़ें पढ़ाने हैं, तो इसका अभी हमने जिक्र नहीं किया था। तो यहाँ पर अभी उस चीज़ का जिक्र करना ज़रूरी है कि खेती में एक और महत्वपूर्ण पहलू है, वो है फर्टिलाइज़र्स और मैनर, जिसके बारे में अभी अगले सेशन में एकदम एक्यूरेट आगे जानकारी दी जाएगी उसकी। तो फर्टिलाइज़र्स और मैन्योर जो है, इसका अहम रोल है पौधों के वृद्धि में, ग्रोथ करने में, पौधों के तैयार होने में। तो आप किस मात्रा में मैन्योर डालते हैं या किस मात्रा में फर्टिलाइज़र डालते हैं, ये ना सिर्फ पौधों पर इफ़ेक्ट डालता है बल्कि आपके ऊपर भी खूब सारा इफ़ेक्ट डालता है। आज हम जितने भी प्रकार के सब्जियां खा रहे हैं, फल खा रहे हैं, सब में बहुत सारे फर्टिलाइज़र्स का प्रयोग किया जा रहा है, गैसिंग वगैरह किए जा रहे हैं तरह तरह के, जिससे हमारे ब्रेन पर भी असर पड़ रहा है, हमारा स्वास्थ्य भी प्रतिकूल हो रहा है, हमें भी विभिन्न प्रकार के बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है, किडनी की समस्याएं बढ़ रही है। फसलें अगर आपको चेक करनी हो कि उस पर रसायन का प्रयोग किया गया है या नहीं, आप किसी सब्जी या फल को खरीद कर लाए और 2-3 दिन तक पॉलीथीन में ऐसे ही छोड़ दे बांध कर, अगर वो पूरी तरह से सड़ जाएगा, पूरा महकने लगेगा 2-3 दिन, 1.5 दिन के अंदर, तो उसमें बहुत सारा केमिकल्स का प्रयोग किया गया, जो बताता है कि हमारे इन्वायरमेंट के अनुसार उसको तैयार किया गया है। ये 1 से 1.5 दिन में आपके यहाँ से ये डिग्रेड होना शुरू हो जाता है। तो कहने का ये तात्पर्य है कि नेचुरल रिसोर्स जो है सब के सब उन्हीं का प्रयोग करके हम लोग सस्टेनेबल एग्रीकल्चर करेंगे, यानी कि उसमें हम कंप्लीटली इन्वायरमेंट को हानि नहीं पहुंचाएंगे, तब जाकर वो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर कहलाएगा। ठीक है, आपसे अगर कोई पूछ दे कि ये किस प्रकार का एग्रीकल्चर है, व्हाट डू यू मीन बाय सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, तो आप बताएंगे एक ऐसे प्रकार का एग्रीकल्चर जिसमें नेचुरल रिसोर्सों का मैक्सिमम रूप से उपयोग किया जाए। नेचुरल रिसोर्स करने का मतलब पानी के जो संसाधन प्रकृति के हैं, ठीक है, मिट्टी नेचुरल जो है, इसके अलावा फर्टिलाइजर्स के बदले में मैन्योर सब का प्रयोग करके जितना ज़्यादा से ज़्यादा कल्टीवेशन किया जाए, यही कहलाएगा सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। मतलब पर्यावरण को किसी भी प्रकार से हार्म ना पहुंचाया जाए। चलिए, ये तो बातें होगी। अब ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर की ओर चलते हैं। और ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर का आप बहुत सारा नाम सुनते होंगे। हमारे गुजरात में ऑर्गेनिक मॉल भी मौजूद है,
जिसमें सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनिक फूड आइटम्स मिल रहे हैं। आजकल आपके फिल्म इंडस्ट्री के लोग, अच्छा एक चीज़ ध्यान रखना है आप लोग को, आपके आस क्या कुछ दिक्कत आ रही है? आपके आसपास में जितने भी आप ऐड वगैरह देखते होंगे अपने टीवी में, मोबाइल वगैरह में, उसमें हीरो हीरोइन सब जितने भी प्रचार वगैरह करते हैं, तो वो फूड आइटम्स का जब प्रचार करेंगे तो वो उसी फूड आइटम्स को खाते नहीं हैं। हम लोगों के लिए वो एक प्रचार होता है, वो ये विश्वास दिलाते हैं कि ये अगर खाते हैं तो हम लोग उन्हीं की तरह बनेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। वो लोग ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर का सहारा लेते हैं, उन्हीं तरह के फूड्स को खाते हैं, ठीक है। अपने अपने घरों में आसपास में बगीचे वगैरह लगा के और उसमें प्राकृतिक तौर पर वो लोग खेती करते हैं। इस प्रकार के खेती में हम लोग केमिकल्स का यूज काफ़ी कम करते हैं। ये एक ऐसा प्रकार का एग्रीकल्चर है जिसमें केमिकल को बढ़ावा नहीं दिया जाता है, ठीक है। अपने घरेलू आइटम्स का इसमें उपयोग कर कर मिट्टी की फर्टिलिटी को बढ़ाई जाती है। अपने आसपास में आपने देखा होगा गाय के गोबर को रखा हुआ, अगर गाय के गोबर को कुछ दिनों तक ऐसे ही खुले वातावरण में छोड़ दिया जाए तो वो उसको देहाती भाषा में गुआ कहते हैं, और वो गुआ के रूप में बदल जाता है और एक प्रकार का वो खाद बन जाता है। या आपने नाम सुना होगा वर्मी कंपोस्ट का। अगर आपके पास वर्मी कंपोस्ट वाले कीड़े मौजूद हैं तो अगर आप उसे ले आते हैं और उस गोबर में डाल देते हैं और सही तरीके से उसका प्रोजेक्टिंग करते हैं तो वो खाद के रूप में 40 दिनों के अंदर तैयार हो जाएगा। हम लोगों ने इसको प्रयोग भी किया था, हम लोगों ने देखा था इस चीज़ को। तो इस प्रकार का जो फर्टिलाइज़र्स या मैनर है, इसका उपयोग जब हम करेंगे तो ये ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर के अंतर्गत आएगा। इसमें हमें किसी भी प्रकार का साइड इफ़ेक्ट होने की संभावनाएं काफ़ी कम है, 0% के करीब है। साइड इफ़ेक्ट इसमें होंगे ही नहीं। तो एक ऐसे प्रकार का एग्रीकल्चर जिसमें केमिकल को बढ़ावा ना दिया जाए, है ये भी नए तरीके का एग्रीकल्चर, लेकिन इसमें केमिकल्स के बदले में हम लोग अपने घरेलू आइटम्स का उपयोग करते हैं। अच्छा, आपके घर से जो हाउस होल्ड किचन का जो आइटम्स निकलता है, जैसे कि आपके फलों के छिलके हो गए, सब्जियों के छिलके हो गए, ये सब के सब खाद के रूप में पौधों के लिए एक ज़बरदस्त काम करता है। इन सब को अगर आप गिराते, आपको यह जानकर भी आश्चर्य होगा, आप जो प्रतिदिन लैट्रिन वगैरह करते हैं, शौचालय में शौच करते हैं, अगर उन सब चीज़ों को भी सड़ने के लिए छोड़ दिया जाता है टंकी के अंदर, उसको निकाल कर खेतों में डाल दिया जाता है, तो वो भी एक प्रकार से ज़बरदस्त खाद के रूप में काम करते हैं। क्योंकि हम जो खाना खा रहे हैं वो सब के सब क्या है, ऑर्गेनिक आइटम्स है, और वो हमारे फसलों के लिए काफ़ी बेहतरीन काम करता है। तो ऐसे आइटमों का जब प्रयोग किया जाए एग्रीकल्चर करने के लिए और एग्रीकल्चर को और भी ज़्यादा बढ़ावा दिया जाए, तब यह एग्रीकल्चर ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर कहलाएगा। तो दोनों के बीच हमने अभी अंतर देख लिया। इस एग्रीकल्चर में एनवायरनमेंट पर ध्यान दिया तो ज़रा सा है, तो दोनों सिमिलर ही, लेकिन इसमें हम लोग केमिकल का प्रयोग बिल्कुल करेंगे ही नहीं, इसमें थोड़ा बहुत करेंगे, ठीक है। सस्टेनेबल की ओर ज़रा सा लौटते फिर से ऑर्गेनिक पर आ जाएंगे अगले सेशन में, क्योंकि इस पर बहुत डिटेल चर्चाएँ करनी है। इसके बारे में आपको बहुत सारा जानकारी हमें देना है, जो हम आगे आपको बताएंगे भी। सस्टेनेबल पे लौटते हैं। इसके 3 चीज़ों को इसमें ध्यान रखना होता है। एक है मिक्स क्रॉपिंग, एक है क्रॉप रोटेशन, तीसरा इंटर क्रॉपिंग। मिक्स क्रॉपिंग कहने का मतलब है एक ऐसे प्रकार का एग्रीकल्चर जिसमें हम लोग कई तरह के फसलों को एक ही साथ एक खेत में या एक फील्ड में लगा देते हैं, ये कहलाता है मिक्स क्रॉपिंग। एक खेत में आप चाहे तो मक्का भी लगा सकते हैं, आप उसके साथ में मूली भी लगा सकते हैं, आप उसके साथ में आलू भी लगा सकते हैं एक ही खेत में। चाहे तो आप मक्का भी लगा सकते हैं, गायों का खाने वाला लड़कटिया वगैरह होता है वो भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो एक साथ जब कई फसलों को लगा दिया जाता है छींट के, पहले ज़माने में ऐसे किया जाता था, 2-3 फसलों को मिलाकर छींट दिया जाता था, सब उगते थे और उसके बाद उसको काट लिया जाता था। ये मिक्स क्रॉपिंग है। इस पद्धति से खेती करने से मिट्टी का जो न्यूट्रिएंट्स है वो बराबर मात्रा में सभी के पास पहुंच पाता है, और पृथ्वी में अंदर जो इंटरनल भाग में 16 तरह के न्यूट्रिएंट्स है, इसकी मात्रा सीमित रहती है, बनी रहती है। अगला है क्रॉप रोटेशन, फसलों को बदल बदल के लगाना। एक ऐसा पद्धति जिसके द्वारा एक बार में हमने खेतों में अगर चावल लगाया है, अगले बार उसमें गेहूँ लगाएंगे, फिर से अगले सेशन में उसमें हम लोग दाल लगाएंगे, फिर उसमें तिलहन पदार्थ लगाएंगे, यानी ऑयल वाला कोई चीज़ लगाएंगे, फिर जाके उसमें फिर गेहूँ लगाएंगे। इस प्रकार से जब हम क्रॉप का रोटेशन करते हैं, बदलते रहते हैं, तब यह कहलाता है क्रॉप रोटेशन। यह भी हमारे मिट्टी के लिए काफ़ी फायदेमंद होता है। तीसरा है इंटर क्रॉपिंग। यह एक ऐसा पद्धति है जिसमें हम लोग खेतों में स्टेप बना के एक छोटा छोटा
एक क्यारी वगैरह बना के उसमें हम लोग अलग अलग फसलों को लगाते हैं। ये ठीक वैसा ही होता है जैसे कि हम अपने स्कूलों में सारे बच्चों को बुलाकर अलग अलग क्लासों में बैठाते हैं, ठीक उसी तरह का इंटर क्रॉपिंग भी है। इसमें भी फसलों को अलग अलग क्यारियों में लगाया जाता है। एक ही फील्ड में छोटे छोटे क्यारी बना लिए जाते हैं और उसमें अलग अलग फसल लगाए जाते हैं। तो ये तीनों तरह के जो क्रॉपिंग है ये सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को बढ़ावा देते हैं, यानी हमारे खेती को और भी ज़्यादा सुदृढ़ करते हैं। तो यही इसके अंतर्गत आने वाले ये चीज़ थे। तो आज का सेशन हम लोग इसमें इतना ही कितना देर तक का वीडियो बना देख लो इसको, बाद चर्चा करेंगे आगे, ठीक है। रुको और उनको तो आज के सेशन में हम लोगों ने एक ये छोटा सा सेशन था जिसमें हम लोगों ने एग्रीकल्चर के इस सेक्टर को देखा, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को, साथ ही साथ ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर और न्यू वे ऑफ एग्रीकल्चर के ऊपर ज़रा सा चर्चा किया है। उम्मीद करते हैं आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। अगला जो आपका बायोलॉजी का सेशन रहेगा इसमें हम लोग देखेंगे और भी टाइप्स इसके फार्मिंग के, और साथ ही साथ हस्बेंड्री वगैरह देखेंगे, फॉरेस्ट्री देखेंगे, टाइप्स ऑफ फार्मिंग के हर वो मेथड देख लेंगे जिस मेथड से खेती की जा सकती है, और नए नए पहलुओं के ऊपर चर्चाएं होगी एग्रीकल्चर पे। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आप इसे देखेंगे, लाइक करेंगे। थैंक यू।